हेलो गाइस, तो ये वीडियो में बात करेंगे बेसिकली तीन कंपनीज की। तीनों कंपनी के Q1 रिजल्ट्स आ चुके हैं FY25 के, तो तीनों के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। रिजल्ट डिस्कस करने के साथ साथ हम उन कंपनीज के बिजनेस मॉडल भी डिस्कस कर लेंगे, तो आपको एकदम से ऐसे ओवरवेल्म फील नहीं करोगे, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट डिस्कस करेंगे और बिजनेस मॉडल डिस्कस नहीं करेंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। तो फिर वो नहीं करेंगे, बेसिकली दोनों डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहली जो कंपनी है वो है ग्रेविटा। अब ग्रेविटा जो आपकी कंपनी है वो रिसाइकलिंग सेक्टर के अंदर काम करती है। ये आपका लीड और टिन रिसाइकलिंग करती है। इसके साथ साथ ये जो बाकी दूसरी चीज़ें जैसे कि एल्यूमिनियम भी रिसाइकलिंग करती है। इसके साथ साथ ये प्लास्टिक भी करती है। प्लास्टिक भी अभी प्लास्टिक के अंदर भी ये जा रहे हैं रिसाइकलिंग करना। अभी तक इन्होंने प्लास्टिक के अंदर इतना ज़्यादा फुल फ्लेज्ड वे में स्टार्ट नहीं किया है। इनका एम है कि इन्हें प्लास्टिक भी रिसाइकल करना है। और इसके साथ साथ ये जो कंपनी है अब बेसिकली लिथियम भी जो है वो रिसाइकल करती है। अब लिथियम कहाँ से आता है इनके पास? अब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे कि एक्साइड हो गया, एमेरॉन हो गया, ये जो बड़े बड़े बैटरी प्लेयर्स है, इनको बैटरी रिसाइकलिंग रिफॉर्म्स लग गए थे। अब ये रिफॉर्म के चक्कर में ये लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्टली बैटरी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते थे। इनके ऊपर कोई एक्ट्स लग गए थे, गवर्नमेंट ने वो टाइम पे कुछ रूल्स पास किए थे। तो इसके वजह से इन्हें जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि आपके जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स होते हैं जैसे कि ग्रेविटा की तरह, जैसे एक और कंपनी है इस केस में गणेश इकोस्फीयर, तो इन टाइप की जो कंपनीज होती है इन्हें ही रिसाइकल करके देना पड़ता है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को ये रिसाइकलिंग करने को देते नहीं है। अब एमेरॉन जैसी जो कंपनीज है वो खुद के लिए अपने खुद बैटरीज वगैरह रिसाइकल करने के लिए खुद एक प्लांट सेटअप करके दे रही है, बट ग्रेविटा जैसी जो कंपनीज होती है वो उनके लिए ये जो प्रोसेस है वो ईजियर बना देती है। और इसके साथ साथ रिसाइकलिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारी टेलविंड भी है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी को है बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। और ये जो कंपनी है रीजनेबल वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है, क्योंकि जिस टाइप की ग्रोथ दे रही है रेवेन्यूज के अंदर 29% ग्रोथ, 30% ग्रोथ, तो उस हिसाब से ये जो कंपनी है रीजनेबली वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बट एक प्रॉब्लम मैं इस कंपनी का बता दूं, ऐसे तो एक कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई ये जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल में भी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। मतलब माइक्रो कैप ये कंपनी है नहीं, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के बीच में ये जो कंपनी है वो स्टैंड करती है। तो बेसिकली ये एक दिक्कत है, मतलब आपका जो रिस्क है इस कंपनी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी जो कंपनीज होती है आपको उन्हें कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना पड़ता है। लेकिन ग्रेविटा का जो विजन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। बेसिकली इनको ROC जो है इनका कुछ 25% या 27% के आसपास लेके जाना है। इसके साथ साथ ये जो लिथियम आयन के जो प्लांट्स है उसमें भी ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। अब लिथियम आयन जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अब लगने वाला है आगे, क्योंकि बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जैसे कि एमेरॉन और एक्साइड, अब इन दोनों को भी लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जाना है। इन दोनों को भी लिथियम आयन बैटरीज बनानी है। अब लिथियम आयन बैटरी जो है सब जगह लगती है, आपके फोन्स में भी लगती है। जैसे कि अगर आप आईफोन यूज़ करते हो, सैमसंग का कोई फ़ोन यूज़ करते हो, तो वहाँ भी लिथियम आयन बैटरीज तो लगती ही है। तो ये जो बैटरी का यूज़ केस है वो ज़्यादा है, और एमेरॉन को जो है इन बैटरी के यूज़ केस को रिसाइकलिंग करना भी स्टार्ट करना है। और इसके साथ साथ ये कोई भी चीज़ रिसाइकलिंग करती है तो आप कोई केसेस में जैसे कि एल्यूमिनियम से, तो ये एल्यूमिनियम प्रोड्यूस भी करती है और फिर सेल कर देती है। इसके साथ साथ अगर ये कॉपर रिसाइकलिंग कर रही है तो कॉपर रिसाइकल करेगी, सेल कर देगी। तो ऐसे तरीके से ये रिसाइकलिंग करती रहती है। अब जैसे कि ये बैटरी रिसाइकल करती है तो रिसाइकल करती है, और फिर जो मेटल्स होते हैं जैसे कि लीड होता है तो वो सेल कर देती है बाहर। और ये जो कंपनी है प्रॉपर पूरी हेजिंग फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि कमोडिटी के प्राइसेस चेंज होते हैं तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी जो है हर चीज को हेज करती है। इन्होंने MCX से भी कॉन्ट्रैक्ट कुछ ले रही है, प्लास्टिक को भी हेज करने का ट्राई करेंगे। मुझे नहीं पता प्लास्टिक कैसे हेज होता है। इसके साथ साथ ये एल्यूमिनियम में भी कुछ ट्राई कर रहे हैं हेजिंग करना। मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम हेजिंग इनकी कंप्लीट हो चुकी है, MCX के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन चुका है। Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो बेसिकली Q1 रिजल्ट्स मुझे बिल्कुल मतलब अट्रैक्टिव लगे इस कंपनी के हिसाब से, लेकिन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे, इतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगे, क्योंकि पहले जो रेवेन्यू ग्रोथ चल रहा था उस हिसाब से ग्रेविटा का जो रेवेन्यू ग्रोथ है अभी सेम पेस पे, कोई ग्रोथ का जो पेस है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ग्रेविटा का जो पहले का सेल्स ग्रोथ था वो खराब था। ग्रेविटा का जो सेल्स ग्रोथ है पहले भी अच्छा था। पहले इनका कुछ 33% कैगर के आसपास चल रहा था। अभी इनका कुछ, अभी इन्होंने रेवेन्यूज जो ग्रो किए ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 29% से इन्होंने रेवेन्यूज ग्रो किए, और इनका जो वॉल्यूम है वो भी 29% से ग्रो हुआ है। अब आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है और वैल्यू ग्रोथ है वो दोनों इक्वल है, तो ये एक बिजनेस के लिए अच्छी बात होती है। अगर आपकी वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम से और ज़्यादा होती है तो वो और ज़्यादा बेटर बात होती है, बट वैल्यू और वॉल्यूम इक्वल रहे, वॉल्यूम ग्रोथ दोनों इक्वल होते हैं तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जैसे कि आप एशियन पेंट्स के अंदर देख सकते हो कि भाई इनकी जो वैल्यू ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम है और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेस है वो लॉस के अंदर अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें तो कंपनी जो है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो पहले से कम हो चुका है, क्योंकि इनकी जो सेल्स ग्रोथ और हम प्रॉफिट का कंपेयर करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेल्स ग्रोथ से इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। लेकिन पहले इस कंपनी को जितना ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था वो थोड़ा कंपैरेटिवली रिड्यूस हो चुका है। इस कंपनी के बहुत ज़्यादा प्लांट्स है, बहुत
कुछ 6 कंट्रीज़ के अंदर इनके प्लांट्स है, अफ्रीका में भी इनका कुछ प्लांट था, बट वो अभी साउथ अफ्रीका का इन्होंने प्लांट कुछ बंद करके रखा है। ऐसे छोटे थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं बाकी कंपनी के अंदर, बट ऐसे कंपनी जो है अपने फेस के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, टेलविंड सेक्टर के अंदर है और कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। फिर इसके साथ साथ कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी जो है FY23 के FY27 तक 2.5x करने वाली है। तो कंपनी अगर कोई भी कंपनी केपेक्स कर रही है तो उससे अपने बिजनेस के अंदर कुछ पोटेंशियल दिखता है। तो ग्राविटा जो है अच्छा खासा केपेक्स कर लेगी FY27 तक। तो देखेंगे भाई कि FY27 के कितने गोल्स ग्राविटा अचीव कर पाती है। फिर उसके बाद आ जाए शॉपर स्टॉप के Q1 रिजल्ट, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, कंपनी भी सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। अब शॉपर स्टॉप बेसिकली क्या करता है, शॉपर स्टॉप आपकी रिटेल कंपनी है। मतलब क्या कि शॉपर स्टॉप हर जगह अपने अपने स्टोर्स लेके रखता है। शॉपर स्टॉप के पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे कि आपका गैप हो गया, मेट्रो हो गया, अलग अलग टाइप के ब्रांड्स आते हैं, टाइटन, फॉसिल, हर ब्रांड शॉपर स्टॉप के पास होता है। शॉपर स्टॉप एक रिटेलर है, ये ब्रांड्स इनके पास इन ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशनशिप होती है और ये जो ब्रांड्स होते हैं ये बेसिकली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। मतलब अब शॉपर स्टॉप जैसे जो स्टोर्स होते हैं इनका सबसे ज्यादा फुटफॉल्स कब होता है, जब कंज्यूमर्स यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं तो तब इनके सबसे ज्यादा फुटफॉल्स होते हैं। अब ये कंज्यूमर कभी भी कोई भी रिटेल स्टोर के अंदर सबसे ज्यादा कब जाता है, जब वो रिटेल स्टोर जो है वो डिस्काउंट देता है। तो शॉपर स्टॉप बोलता है कि हमारे जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं क्योंकि हीट वेव आ चुकी थी, जिसकी वजह से कंज्यूमर फुटफॉल्स जो थे वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके थे। कंज्यूमर्स को आना नहीं था हमारे स्टोर के अंदर, तो कंज्यूमर कम विजिट किए। इसके साथ साथ इलेक्शंस भी आ चुके थे जिसकी वजह से फुटफॉल्स और ज्यादा कम हो गया था। और उसके बाद ये जो वेडिंग वगैरह थी वो इस सीजन में कंपैरेटिवली कम थी और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन वाली जो बात है मैं शॉपर स्टॉप से इससे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि शॉपर स्टॉप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स की जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू होती है, GOV मतलब ग्रॉस वैल्यू होती है कोई भी प्रोडक्ट की, तो 500 to 1000 रुपीज़ के बाद ज़्यादा ही होती है, 500 to 1000 रुपीज़ से। और इनके जो कपड़े होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, शॉपर स्टॉप के पास जो ब्रांड्स अवेलेबल है, सारे ब्रांड्स बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे ब्रांड्स, नॉर्मल ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल है। तो अब ये जो ब्रांड शॉप करते हैं वो यूजुअली रिच कस्टमर्स होते हैं या फिर मिडिल क्लास कस्टमर्स होते हैं जिन्हें बाय करना होता है। अब इन्हें इन्फ्लेशन से, चलो मानता हूँ मैं मिडिल क्लास को इन्फ्लेशन से ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप 3500 का टी शर्ट ले रहे हो वो 3600 का भी हो जाए तो उससे क्या ही डिफरेंस पड़ेगा इन्फ्लेशन का। तो ये ऐसा मेरा आइडियोलॉजी है, बाकी आपका और मेरा आइडियोलॉजी थोड़ा डिफर कर सकता है। तो मैं शॉपर स्टॉप के जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री में उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन का इशू है, मैं इससे तो उनसे एग्री नहीं करता। फिर उसके बाद आ जाए तो शॉपर स्टॉप का बेसिकली अगर हम रिजल्ट्स डिस्कस करें तो सेल्स जो है वो 5% से इंक्रीज हुई है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 253% से रिड्यूस हो चुका है। हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे हो, मैंने सही नंबर बोला है। तो ये जो रिजल्ट्स है मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगे। अब शॉपर स्टॉप का पहले भी रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे थे, बीच में शॉपर स्टॉप का स्टॉक जो है वो 18% ऊपर चले गया था, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। लेकिन शॉपर स्टॉप के मॉडल पे मैं कोई ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा, क्योंकि शॉपर स्टॉप का जो वीडियो है, बिजनेस मॉडल का वीडियो है, मैनेजमेंट कॉमेंट्री है, कॉल एनालिसिस है और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स PPT वगैरह है, वो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे कवर की हुई है। तो वीडियो सेक्शन में जाओ या फिर यूट्यूब के सर्च बार पे शॉपर स्टॉप आयुष मिर्जा लिख दो तो आपको शॉपर स्टॉप का वीडियो जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। 17-18 मिनट्स का वीडियो है, पर मेरा ये गारंटी है कि वो वीडियो देख के आप शॉपर स्टॉप का पूरा बिजनेस मॉडल समझ जाओगे और अगली बार से आप खुद शॉपर स्टॉप के रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हो। फिर उसके बाद देखें तो उसके बाद शॉपर स्टॉप का जो फोकस है वो बेसिकली आपके प्रीमियमाइजेशन पे है, स्टोर एक्सपेंशन पे है। इन्हें जो है स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करके अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप रिटेल स्टोर है, आपके जितने ज़्यादा स्टोर्स होंगे, जितना ज़्यादा आपका पेनिट्रेशन होगा, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स होगी। तो बेसिकली वही फंडा चलता है शॉपर स्टॉप के अंदर, जैसे कि आपके नॉर्मल रिटेल स्टोर्स के अंदर चलता है। शॉपर स्टॉप भी एक रिटेल स्टोर है जिसके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। शॉपर स्टॉप को जो है एक हाउस ऑफ प्रीमियम ब्रांड्स बनना है, और जैसे कि इंडिया में अभी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आ चुका है, लोग जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं। अभी इन्फ्लेशन की बात यहाँ से कहाँ डाल देते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन प्रीमियमाइजेशन की बात करें तो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड इंडिया में आ चुका है। सब लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि उन्हें प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज़ करने मिले, उसके लिए लोग जो है एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है ये यूजुअली US और यूरोप में थोड़ा ज़्यादा था, बट अब ये इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा है। और FMCG कंपनीज अगर आप देखोगे, आपकी ITC हो गई, HUL हो गया, ब्रिटानिया हो गया, जितनी भी मिसेस बेक्टर फूड्स हो गया, ये जितनी भी कंपनीज है सारी कंपनीज प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रही है। आपके रिटेल ब्रांड भी सारे प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो मार्जिन है वो प्रीमियम प्रोडक्ट पे कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा होते हैं अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे। तो ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड की बात चल रही है, लेकिन ये प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड की बात है शॉपर स्टॉप बड़े बहुत टाइम के दिनों से कर रहा है। मतलब बहुत सारे क्वार्टर्स देख लिए मैंने जब सिर्फ प्रीमियमाइजेशन की बात होती है, लेकिन सेल्स में मुझे कोई इंक्रीज दिखने नहीं मिला, और प्रॉफिट के अंदर इतना ज़्यादा फॉल तो टॉलरेबल नहीं है मुझे। और शॉपर स्टॉप जो PE पे ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से अगर आप इसकी वैल्यूएशन कंपेयर करोगे इसके ग्रोथ के हिसाब से, तो नॉट एट ऑल अ गुड स्टॉक दैट यू कैन कंसिडर। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट स्टिल मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसे स्टॉक्स को जो है वो कंसिडर नहीं करता, क्योंकि भाई इसमें ग्रोथ नहीं है, वैल्यूएशन एकदम हाई टॉप लेवल पे, तो क्या यूज़ है ऐसे स्टॉक्स का।
फिर इसके बाद बात करें तो शॉपर स्टॉप जो है अपने D2C मार्केट एक्सपेंशन पे भी फोकस कर रहा है, और इसके साथ साथ इनका जो सेल्स अगर हम डिवाइड कर ले तो प्राइवेट ब्रांड्स का इनका खुद का कुछ 12% सेल्स है, ब्यूटी से 17% कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और जो फर्स्ट सिटीजन इनकी जो लॉयल्टी मेंबरशिप कार्ड है, अगेन आपको कुछ चीज़ें ऊपर नीचे से जा रही है शॉपर स्टॉप के बारे में वीडियो बनाया देख लेना। फर्स्ट सिटीजन से जो इनकी मेंबरशिप फीस आती है वो कुछ 80% के आसपास आ रही है। बट बेसिकली शॉपर स्टॉप का प्लान है कि इनका जो प्राइवेट ब्रांड्स है वो इन्हें 12% से लेके जाके और ज़्यादा ऊपर लेके जाना है, क्योंकि इनके प्राइवेट लेबल ब्रांड्स होते हैं उनमें शॉपर स्टॉप के जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली बाकी जो ब्रांड्स अगर आप देखोगे तो शॉपर स्टॉप के मार्जिन इन ब्रांड्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कोई भी ब्रांड है, कोई भी रिटेलर है, अपने प्राइवेट लेबल सेल करना ज़्यादा प्रेफर करता है कंपेयर टू अदर ब्रांड। तो शॉपर स्टॉप के भी बहुत सारे प्राइवेट लेवल ब्रांड्स है ब्यूटी के अंदर भी, और इन्होंने इंट्यून करके भी एक ब्रांड लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इंट्यून के भी ये स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो स्टोर एक्सपेंशन चल रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दिख नहीं रही है। अब क्या शॉपर स्टॉप को मैं कंसिडर करूंगा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कंसिडर कर सकता हूँ। अब मैं किसी भी कंपनी को ट्रैक करता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी पढ़ ली भाई लगेज बाय कर लो, लगेज सेल कर दो, इमीडिएटली बाय कर लो, वो मेरा फंडा नहीं है। मैं ट्रैक करते जाता हूँ, मुझे कोई अगर अट्रैक्टिव बेट लगता है तो मैं उसे लेता हूँ, नहीं तो फिर स्किप कर देता हूँ। बट ट्रैकिंग मैं हर कंपनी का करता हूँ, किसी भी कंपनी को ट्रैक करना नहीं छोड़ता हूँ। तो शॉपर स्टॉप के बारे में बस इतना ही था। फिर अब जो तीसरी कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज। अब मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी जो है सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर ये कंपनी है। ये कंपनी बिल्कुल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं करती, अगर आप सोच रहे हो तो। ये कंपनी का मेन बिजनेस है कि ये सेमीकंडक्टर जो है वो डिज़ाइन करती है। जितने भी टॉप 20 क्लाइंट्स है उसमें से टॉप 10 क्लाइंट जो है वो मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज के साथ काम करते हैं। अब मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज जो है इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं करता है, मैनेजमेंट कौन कॉल नहीं करता है, और इतना ज़्यादा एनुअल रिपोर्ट में भी इन्होंने इतना ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया है। बट ये जो है सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर है, मैन्युफैक्चर नहीं है। ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए चिप्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं और फिर उन्हें सेल करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर आप पीजी वाइज देखोगे तो ये कंपनी जो है बिल्कुल अट्रैक्टिव बेट नहीं लगी, क्योंकि देखो ये कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रहा है लेकिन इसका पीजी देखोगे तो 26 के आसपास कुछ है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई इसका ग्रोथ है 30% 40%, अब पी इसको दे रहे हो 500-600 का, पीजी आप देख लो कितना ज़्यादा चले गया। तो आप कभी भी कोई भी स्टॉक डिसाइड करते हो ना तो चेक कर लिया करो कि भाई इसका अर्निंग का ग्रोथ का पेस और इसका जो पीई है या इसकी जो कोई भी वैल्यूएशन, ऐसा नहीं है कि पीई कंसीडर करना होता है, बहुत सारे अलग अलग रेशियोज होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी होते हैं, आपके कंपनी के ऑपरेशनल रेशियोज भी होते हैं उस फील्ड के अंदर, उस सेक्टर के अंदर। तो हर चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, सिर्फ पीईजी पे नहीं होता है। बट मोस्टली बेसिड जो टेक्नोलॉजीज, मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज जैसी तो कंपनी होती है उन्हें आप पी से वैल्यू कर सकते हो, इसलिए मैं इसे पी से वैल्यू कर रहा हूँ। बेसिकली आपका 528 का पी, आपकी अर्निंग्स उतनी है नहीं, चलो मानता हूँ कि आपके अर्निंग्स ग्रोथ के अंदर पेस है, पेस ऑफ ग्रोथ है, लेकिन इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव बेट लगी नहीं। अगर इस कंपनी के अंदर, इस सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर बहुत सारी कंपनीज थी जैसे कि आपकी इंटेल हो गई, टीएसएमसी हो गई, ये जो कंपनीज है इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था थोड़े टाइम पहले, बट अब जो है सब सेमीकंडक्टर स्पेस का जो सप्लाई चेन है वो थोड़ा ज़्यादा ठीक होने लगा है। तो आपका सेमीकंडक्टर स्पेस जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतना ज़्यादा ये जो कंपनी से ये उतना अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि टॉप 20 क्लाइंट्स में से टॉप 10 इनके पास ही है। तो बेसिकली इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं मुझे अच्छे लगे, ऐसा नहीं है बहुत अच्छे लगे, इतने ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं लगे, एवरेज से क्वार्टरली रिजल्ट्स लगे, क्योंकि ग्रोथ जो है और वैल्यूएशन जो है वो मैच नहीं हुई। बाकी मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज एक अच्छी कंपनी है बट वैल्यूएशन आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर भी अगर वीडियो देखना है, आपको पूरा कंपनी का बिजनेस एनालिसिस चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बजट के ऊपर भी एक वीडियो आ रहा है तो चैनल पर ट्यून रहना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।